इस्लामिक नहीं है, और अगर उन पर हो रहा है तो फिर आप व्हाई कांट यू गिव इट मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, ऐसे तो फिर दुनिया भर से देश में जो आए सबको नागरिकता दे। तो अमेरिका तो करता है ना, सबको ले हम भी लेता है। करते हैं, अप्लाई करे वो घुस कर नहीं आ सकते। उनको ऑफिशियल एयरपोर्ट से, ऑफिशियल पोर्ट से, ऑफिशियल लैंड पोर्ट से आने की परमिशन ही नहीं है, इसलिए बेचारे घुस कर आते हैं, शरण में आते हैं। अमित भाई, वो आपका एक वो इंटरव्यू बार बार लूप पे चल रहा है हर जगह कि क्रोनोलॉजी समझिए, सीए के बाद एनआरसी आएगा। देखिए, ऐसा है स्मिता जी, सीए का कानून अभी चर्चा पर है। एक, इसमें एनआरसी का कोई प्रोविजन नहीं है। दो, इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रोविजन नहीं है। तीन, अगर विपक्ष को ये चाहिए कि उनसे चर्चा हो तो कोई भी कानून करने से पहले और बाद में संसद में चर्चा होती ही है। तो दोनों को मिक्सअप कर आप क्या लेना चाहते हो? अभी सिर्फ सीए चर्चा में है। जैसे सीए को इतना वक्त लगा, जिस तरह फार्म लॉज को रोल बैक किया गया क्योंकि सच अ लॉट ऑफ बैकलैश, तो क्या अगर इंटरनेशनल प्रेस में आने लगे और अगर यहाँ पर सड़कों पर लोग उतर आए तो क्या ये भी वापस ले लिया जाएगा? देखिए, सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा, और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जब हम ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं, अभी आपने कहा कि जो 6 शेड्यूल और जो काउंसिल्स, ट्राइबल काउंसिल्स का एरिया था, वहाँ पर ये ऑटोनोमस काउंसिल्स जहाँ पर हैं वहाँ पर नहीं होगा, लागू नहीं होगा। इन एरियाज में जो है डेवलपमेंट होता नहीं है क्योंकि इतने सारे लेवल्स ऑफ गवर्नेंस होते हैं वहाँ पर। आप 2 दशक पहले की बात कर रही हैं। हाँ, आज वहाँ जाकर आइए, मोदी जी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट वगैरह, हाँ, एयरपोर्ट बना दिए, रेल पहुंचने को आ गई, रोड बना दिए, हर घर में बिजली पहुंच गई, शौचालय पहुंच गया, हर घर में स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंच गई, गैस का सिलेंडर पहुंच गया, शिक्षा की भी उच्चतम शिक्षा संस्थान आज नॉर्थ ईस्ट में एस्टैब्लिश हुए हैं। जो पोर्टल से जब इनको नागरिकता मिलेगी, इससे उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी? क्या आम नागरिक की तरह, या फिर जैसे उनको ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ सीएए के तहत हमको नागरिकता मिली है? क्या ये अलग आइडेंटिटी? ना 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 ना, वो भारत के आम नागरिक की तरह ही भारत के नागरिकों की सूची में सम्मान के साथ समाहित हो जाएंगे, और उनको मेरे और आपके जितना ही अधिकार होगा। वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, एमएलए भी बन सकते हैं, एमपी भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार के मंत्री भी बन सकते हैं। राहुल गांधी जो न्याय यात्रा में बार बार सीए भी उठा रहे हैं और बाकी विषयों पर भी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कभी सीए लागू कर रहे हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है जी, कांग्रेस में आपकी अच्छी खासी पहुंच है, इस विषय पर राहुल जी से एक बार चर्चा करके डिटेल पूछ लो जरा। वो चर्चा नहीं कर रहे हैं ना, वो मीडिया को वहां पर कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि वो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारा मुंह बंद है। नहीं, मगर इस कमरे में बैठकर आपको इंटरव्यू करे सीए पर और समझाए, जो वो बोल रहे हैं वो इतना समझा दे जनता को। राजनीति के अंदर आपके निर्णय को जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। जैसे मेरी सरकार का फैसला ऐसी है, इसके बारे में मेरी पार्टी के तर्क, मेरी गवर्नमेंट के तर्क, और क्यों ये देश के हित में है मुझे समझाना पड़ता है। जरा राहुल गांधी जी आपके इसी कमरे में आकर देश को समझा दे कि क्यों विरोध में है। आप कहते हैं कि ये राजनीतिक नहीं है, लेकिन आपके जो राजनीतिक स्पीचेस हैं, तेलंगाना में आपने कहा, जब आपने वायदे गिनते हैं कि ये वायदे हमने पूरे किए, तो सीए भी उसमें है, तो इसमें राजनीतिक कहां से हो गया? तो फिर आपके तो हमारा एक वादा था कि देश के अर्थतंत्र को सुधारेंगे, तो क्या अर्थतंत्र मत सुधारो, पॉलिटिक्स कर रहे हो। फिर राजनीतिक कहां से हो गया? हम मानते हैं सीए देश के हित में है, इनका अधिकार है, इसलिए हमने दिया है। पॉलिटिक्स कहां से? वो भी कहना देना चाहिए। अगर राजनीतिक फायदा है तो उनको कौन रोक रहा है? पर सीए पे तो बहस हुआ नहीं ना, वो बात पास हो गया, उसके बाद पास कैसे हो गया? पार्लियामेंट में पूरी बहस करी हमने। तो अगर 400 सीट आते तो क्या वो फुल लाइसेंस हो जाता है कि आपके हिसाब से कि जनता ने कहा कि हमने आपको 400 सीट दी है, अब आप जो भी देश हित में समझे वो करते जाइए। ऐसे लाइसेंस जिन्होंने उपयोग करे, हमने तो कभी नहीं करे।
हमने तो जनता ने जब जब आशीर्वाद दिया बड़ी जिम्मेदारी के साथ देश चलाया, चाहे अटल जी हो चाहे नरेंद्र भाई हो। इंदिरा गांधी ने एक बार लाइसेंस का दुरुपयोग किया था और फिर स्वयं चुनाव हार गई थी। तो इसका भी मैकेनिज्म पड़ा है ना, जो लाइसेंस का दुरुपयोग करेगा उसका भी मैकेनिज्म है। हमारे 5 साल के बाद पब्लिक के सामने जाना है, यहां समाप्त नहीं हो जाता है। ये आप कह रहे हैं, लेकिन जैसे फॉरेन मीडिया को अगर आप देखें, वो कह रहे हैं कि एक के बाद एक जो आपने किए, चाहे ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, CAA हो। एक सेकंड, फॉरेन मीडिया को पूछे उनके देश में ट्रिपल तलाक है क्या? नहीं है। उनके देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या? उनके देश में एक भी स्टेट में 370 जैसा प्रोविजन है क्या? फिर हमारे में हिंदू लॉ भी तो है, सक्सेशन लॉ है। इसका नाम हिंदू लॉ है, वो देश का नागरिक कानून ही है। फिर मैं उसी सवाल पे आती हूँ, चाहे CAA हो, UCC हो, या UCC नहीं, CAA हो, या फिर 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, ये सब आपकी मेजॉरिटी की वजह से ये सब स्मूथली हो गया। अगर आप 400 लेकर आते हैं तो फिर तो कुछ और ही हो सकता है, इन द सेंस कि प्रियम्बल तक आप बदल सकते हैं, सोशलिज्म हटा देंगे, सेक्युलरिज्म हटा देंगे। संविधान की रचना करते वक्त ये सारी चीजें बहुत सोच समझकर बनाई गई हैं। तो मुझे बताइए कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की पूर्ण बहुमत होती थी, इंदिरा जी की होती थी, राजीव गांधी को 400 सीट मिल गई, तो उस वक्त सब उचित था? नहीं था ना, इसीलिए तो उन्हें हटा दिया गया। तो हम भी नहीं करेंगे, उचित नहीं करेंगे, हम संयम नहीं रखेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, तो हमें भी बदल देंगे। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। देखिए, नरेंद्र मोदी के पास, इस देश के प्रधानमंत्री के पास 10 साल का A ग्रेड पास्ट रिकॉर्ड है और 25 साल का प्लानिंग है। 25 और साल 25 साल का प्लानिंग उन्होंने बनाया है कि 15 अगस्त 2047 को भारत पूर्ण विकसित भारत होगा। और उन्होंने पहली बार सरकार की मदद से नहीं, देश के 130 करोड़ लोगों को आह्वान लेकर संकल्प करा है कि सभी लोग जुटे, और ये 25 साल भारत को महान बनाने के 25 साल है। और मुझे बड़ा गर्व है कि मेरे नेता के आह्वान पर पूरा देश आज इस संकल्प से संकल्पित होकर अमृत काल के लिए तैयार होकर खड़ा है। इसके साथ साथ इस देश में गुड गवर्नेंस, इस देश के अर्थतंत्र को दुनिया के प्रमुख अर्थतंत्रों में शुमार करना, दुनिया भर के टेक्नोलॉजी और R&D के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना, भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना, भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को दुनिया के साथ और दुनिया से आगे ले जाने का प्रयास करना, ये सारी चीजें हमने करी है और ये भी हमारा एजेंडा है। मगर आप जब हमारे भाषण में से कुछ चुन लेती हो तो यही मुद्दे चुनती हो। अगर आप चुनाव जीतते हैं अगले 5 साल में, एजेंडा क्या होगा? चलिए, एजेंडा हमारा घोषणा पत्र आएगा, इसमें आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। This has been the biggest ever interview that the Union Home Minister Amit Shah has given, especially when it comes to highlighting the details of CAA and of those opposition political parties who they say are just nothing but spreading lies and misinformation about CAA. He has rather challenged those political parties to have a debate and discussion on each and every point, what CAA actually entails, especially when it comes to the right of giving citizenship and not taking away anybody's citizenship. That has been cleared and clarified by the Union Home Minister Amit Shah himself in this podcast of news agency ANI, as we heard him speak on most of the issues, especially when it comes to CAA, because the opposition parties time and again have been questioning the timing just before the Lok Sabha dates are to be out. As far as the BJP government at the center is concerned, has notified and has implemented CAA. We are looking at certain protests that have also taken place. Many of those political parties and opposition leaders have been speaking against it. लेकिन यहीं पर केंद्र मंत्री, अगर अमित शाह की बात की जाए तो एक एक चीज पर, एक एक पॉइंट पर, तथ्यों के आधार पर हम देख पा रहे हैं कि अमित शाह ने यहां पर क्लैरिफिकेशन दी है कि आखिरकार CAA वाकई में है क्या, और विपक्षी दल किस तरीके से अगर बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आखिरकार सुन लेते हैं कि अमित शाह ने CAA पर क्या कहा।
तुष्टीकरण की राजनीति कर कर, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। मैं उनको विनंती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है, और ये 4 साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का? पहले टाइमिंग की बात करता हूं जी। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो, या अरविंद केजरीवाल हो, या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है, और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? उदित राज जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उदित राज जी, क्या कहेंगे? अमित शाह ने एक लंबे डिटेल्ड इंटरव्यू में सीधे तौर पे कहा है कि नागरिकता देने का कानून है सीएए, ना कि वापस किसी के लेने का। किसी की भी नागरिकता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 2019 में इसको प्रस्तावित किया था, उसके बाद 20 गया, 21 है, 22 गया, 23 भी गया। सवाल यह है कि इस समय चुनाव के समय यह करके एक माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, बस इतना ही कहूंगा। दूसरी बात है कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर कोई चीज तय नहीं करता है, वह भी एक बात है। तो इनका मकसद किसी का भला करना तो बाद में है, पहला किसी तरीके से माहौल खराब हो और मुस्लिम रिएक्ट करे और दूसरे लोग रिएक्ट करे, तो उससे पोलराइजेशन हो और जिससे इलेक्शन में इनको बेनिफिट मिले। तो इस समय ही इनको करने का क्या मतलब होता है? क्या 22, 23 सब सो रहे थे, 20 में सो रहे थे? तो इनका इरादा आप समझ सकते, कोई भी समझे कि एकदम चुनाव के दौरान ही इन्होंने किया। उदित राज जी, अमित शाह ने इन चीजों के ऊपर भी जवाब दिया है सर। अपने काफी लेंदी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जैसे ही सरकार आई थी 2019 में, उसी वक्त इसे पार्लियामेंट में पेश किया गया था। हाँ, थोड़ी बहुत डिले भी हुआ है, लेकिन आखिरकार उन्होंने काफी रीजंस भी साइट करे और ये कहकर कि हमेशा सरकार की मंशा तो यही रही थी कि सीएए लागू होगा। ये सब क्या इसको कोई बुद्धू होगा कि नहीं समझ पाएगा? 5 साल 4 साल हो गया, इसी समय इनको करना था। तो इस कारण में या ये जो रीजन दे रहे हैं इसमें कोई मतलब नहीं है जी। और कोई तो आप अभी भी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद आपका उदित राज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वी हैव मिस्टर Saravanan also joining us here on the broadcast. Mr. Saravanan, clear-cut answers that have been given by the Union Home Minister, especially when he came to answer as far as the timing question is being raised by the opposition, saying that the political will of the BJP right from the beginning it was that CAA would be implemented. Mr. Saravanan? Hello? Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. Yeah, see, BJP is using CAA for their communal agenda. This is the only piece of legislation in the whole of the country which reeks of communal discrimination. It cannot be passed in a secular country which is ruled by constitutional democracy. And Mr. Amit Shah is giving us gyan that we are doing appeasement politics. It is the BJP which is doing majoritarian politics, which is not allowed in this country. Why has he not done this in the last 5 years? Notifying these rules will take how long? A day? Why was he waiting for 5 years? Because he wants to deflect the attention of the people of the deadly blow they received in the electoral bonds case. Everything has to be released today. So that is why, to stir the pot, to keep the conversation deflected. He is talking about
the CAA. I think the questions that you are raising, Mr. Sarvanam, that already has been answered by the Union Home Minister in this interview, sir. Thank you very much for joining in. शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद, हमने रिएक्शंस लेने की कोशिश करी है डीएमके और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। वो अभी तक ये सवाल उठा रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर कि चुनाव से ठीक पहले इसे नोटिफाई किया गया है। तो अमिता जी, 70 साल पुराना ये वादा महात्मा गांधी का था, कर देते ना कांग्रेस वाले, यूपीए के जमाने में करते तो आज करने की नौबत नहीं आती। डीएमके उस सरकार का हिस्सा थी और 2003 में मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में बोला था कि आना चाहिए। महात्मा गांधी ने बोला था, कांग्रेस की सरकार की रिपोर्ट थी कि ऐसा होना चाहिए अल्पसंख्यकों के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के। तो अगर वो उसी समय कर लेते तो आज अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को ना आना पड़ता ना करना पड़ता। दूसरी बात, अगर ये ध्रुवीकरण का हत्यार है अमिता जी, तो ये बता दीजिए कि उद्धव सेना क्यों इसको सपोर्ट कर रही है सैद्धांतिक रूप से। और तीसरी बात, ये जो दिल्ली वाले घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बोलते रहते हैं, नया एंगल ढूंढा है। जब रोहिंग्याओं को दामाद बनाकर बसा रहे थे अमानतुल्लाह खान, तब वो कौन से संसाधनों पर रोहिंग्याओं को बसा रहे थे? वो कौन से जॉब दे रहे थे? वो कौन से नलके के कनेक्शन दे रहे थे? मदनपुर खादर की टाइम्स नाउ की रिपोर्ट है, आप देख लीजिए उठा के, कि कैसे यूपी सरकार की दिल्ली में जमीन पर अवैध रूप से अमानतुल्लाह खान रोहिंग्याओं को बसा रहा था। दैनिक भास्कर में भी छपा है। तब वो कैसे तो बसा रहे थे की उनको? राजनीति का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं यहीं पर विपक्षी दल, लेकिन एट लेंथ और काफी डिटेल में हर एक जवाब, हर एक सवाल का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। शहजाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।